अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक न्यूक्लियर फिशन के साथ में। तो आपको ये बात समझनी होगी न्यूक्लियर फिशन क्या होता है कि एक बड़े न्यूक्लियस का दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी फिजन होती है, चाहे फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, हमेशा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फ्यूजन और फिशन हमेशा स्टेबिलिटी के लिए होते हैं और स्टेबिलिटी के दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं हो सकता है। अगर फिजन या फ्यूजन हो रही है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है, हम नहीं करवा रहे हैं, तो वो हमेशा स्टेबिलिटी के लिए होती है और स्टेबिलिटी हमेशा एनर्जी रिलीज कर कर आती है। तो अगर फिशन हो रही है, अब कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो बड़े होते हैं, वो छोटे होकर स्टेबल हो जाते हैं। कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो छोटे होते हैं और वो बड़े होकर स्टेबल हो जाते हैं। मतलब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस है, उनका मास नंबर 30 से कम है, वो भी अनस्टेबल है। जिनका 170 से ज़्यादा है वो भी अनस्टेबल है। तो जो बड़े वाले हैं वो छोटे होना चाहते हैं, जो छोटे वाले हैं वो बड़े होने चाहते हैं। छोटे वाले बड़े कैसे होंगे? फ्यूजन कर कर। बड़े वाले छोटे कैसे होंगे? फिजन कर कर। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फिजन के बारे में। फिजन कैसे होगी? एक हैवी सा न्यूक्लियस है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। बाइंडिंग एनर्जी कम का क्या मतलब होता है कि उनके बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या है बच्चे? कम है। मास भी उनका क्या है? ज़्यादा है। मास बहुत ज़्यादा है। देखो, मास बहुत ज़्यादा होना इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, मास बहुत ज़्यादा कम होना इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ज़्यादा कम दोनों प्रॉब्लम है। मास बहुत ज़्यादा है तब भी स्टेबिलिटी कम है, मास बहुत कम है तब भी स्टेबिलिटी कम है। और जब भी स्टेबिलिटी कम होती है मतलब बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, मीन्स बहुत ईजिली बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ठीक है, ये अब ये बड़े बड़े जो हैं दो छोटे छोटे में टूट जाते हैं, तो दोनों के इंडिविजुअली मास जो है वो घट गए। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका मास जो है वो 4 है और इन इसका इसका 2 है, इसका 2 है, तो फिर तो मास कंजर्व रह गया ना। मास कंजर्व रह गया मतलब अगर 4 के 2 2 बन गए हैं तो फिर एनर्जी कैसे रिलीज होगी? मास तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मास एनर्जी में कन्वर्ट कब होगा? जब मास इनका कम हुआ होगा। तो एक्चुअल में आई एम जस्ट टेकिंग एंड लाइक फॉर एन एग्जाम्पल ओनली, नॉट अ रियल थिंग। तो अगर 4 वाला दो 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 के बना देगा तो एनर्जी तो रिलीज हुई नहीं। एनर्जी तो रिलीज होती है, दिस इज एन ऑब्जर्व्ड थिंग। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब 4 जो है वो दो दो में नहीं बटा है। 4 जो है हो सकता है 1.8 1.8 में बट गया, हो सकता है 1.7 1.7 1.2 में बट गया हो। तो बाकी का मास कहाँ क्या चला? हो सकता है इन दोनों का सम जो है वो 2 के बराबर ना हो। इन शॉर्ट आई वांट टू से दैट। तो बाकी का मास क्या क्या चला? बाकी का मास जो है वो एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया स्टूडेंट्स? रिलीज हो गया। बाकी का मास जो है वो एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया स्टूडेंट्स? रिलीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियस है। ऐसा कब होता है? जब उनका मास नंबर 170 से ज़्यादा हो जाता है, तो वो छोटे होने की कोशिश करता है। और जब वो छोटा होता है तो इनका मास तो कम हो ही जाता है, बट इन ओवरऑल भी इनका जो है टोटल ऐड करके भी इनिशियल मास के बराबर नहीं आता, ऐड करके भी उससे कम नहीं आता है। मतलब एनर्जी रिलीज भी हुई है और एटम न्यूक्लियस जो है वो छोटा भी हो गया है। तो हैवी से लाइट बन रहे हैं। हैवी वाले का बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम था, लाइट वाले का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया मतलब स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। ठीक है जी। अब इसमें वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम का क्या मतलब है? बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आई एम सो सॉरी, स्टेबिलिटी कम है तो मतलब क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है मतलब थोड़ी सी एनर्जी तो टूट जाएगा। अब ऐसा कब होता है? जब बन रहा था ना वो न्यूक्लियस तो बहुत कम एनर्जी रिलीज हुई थी, मैक्सिमम तो उसके अंदर ही रह गई थी। और क्योंकि मैक्सिमम उसके अंदर रह गई थी इसलिए स्टेबिलिटी भी उसकी बहुत कम रह गई थी। क्योंकि एनर्जी अगर रिलीज होती तो वो बहुत स्टेबल होता है, उसको फिर से अनस्टेबल करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती। पर यहाँ पर एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई, थोड़ी सी तो उसने कंजूसी से रिलीज करी, तो टूटने के लिए भी उसको थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, वो टूट जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट इन नहीं करी, है ना। जब आपकी कोई भी फ्रेंडशिप होती है किसी के साथ में, तो अगर आप उसमें थोड़ी एनर्जी पुट इन करते हैं, थोड़े एफर्ट्स लगाते हैं फ्रेंडशिप के अंदर, तो उस फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए भी, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी बहुत एनर्जी लगती है। आसानी से वो बॉन्ड टूटता नहीं है, कुछ बहुत बड़ा हड़कम होना चाहिए तब जाके टूटेगा, फिर भी शायद ना ही टूटे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि आपने उसमें एफर्ट्स डाले हैं, आपकी बहुत एनर्जी गई है उसको बनाने में, आपके बहुत एफर्ट्स लगे हैं उसको बनाने में। तो एफर्ट्स तो लगते ही हैं यार फ्रेंडशिप में आने के लिए भी, हर चीज़ में। तो उसी तरह से है ये भी।
ठीक है। सो व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ कंपैरेटिवली लेसर बाइंडिंग एनर्जी मींस अनस्टेबल, वो स्प्लिट हो जाता है, दो न्यूक्लियाई देता है, मैंने आपको ऑलरेडी सारा समझा दिया है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी सारी समझा दी है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, अगर ये एनर्जी 4 जो है, इट जस्ट एन नंबर एग्जाम्पल, ये दो में बढ़ जाती तो फिर एनर्जी रिलीज नहीं होती, क्योंकि 4 था 2 में बढ़ गई, एनर्जी थोड़ी रिलीज होगी, मास बढ़ गया, बट एनर्जी रिलीज होती है एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब कि इन दोनों का ऐड करके जो मास आएगा वो इसके बराबर नहीं होगा, इसके बराबर नहीं होगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, पहले तो ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिखती है, मतलब ये जो नए नए न्यूक्लियस बनते हैं, ये हिलते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, वेलोसिटी से किसी मूव करते हैं, तो ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। तो पहले तो वो किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी, फिर वो क्या होता है, वो एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में बाहर को रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे वो समझाना चाह रहे हैं आपको। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर क्या होता है, ये जो उनके अंदर भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज करवाई जाती है, और वो एनर्जी पता कैसे रिलीज करवाई जाती है, न्यूक्लियर फिजन के थ्रू वो एनर्जी रिलीज करवाई जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन के थ्रू वो एनर्जी रिलीज करवाई जाती है, एंड वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने में काम ली जाती है। किस तरह से अभी पूरा समझेंगे, ठीक है। अभी चलिए हम थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे एक न्यूट्रॉन हमने मारा एटम में, और वो एटम जो है उस एटम 3 में बिखर गया, और उसके साथ में हर एक एटम बनने के साथ साथ, मतलब एक में हमने न्यूट्रॉन मारा, उससे हमारे 3 न्यूट्रॉन बने। उन 3 न्यूट्रॉन ने हर एक न्यूट्रॉन ने एक एटम को फिर जाके स्ट्राइक करा, फिर से 3 बने, इन्होंने स्ट्राइक करा, 3 बने, स्ट्राइक करा, 3 बने। अब जब ये 3 एटम्स हमारे पास में बने, हर एटम के साथ में एक न्यूट्रॉन भी बना, इस न्यूट्रॉन ने दोबारा से किया, तो मतलब हर स्टेप में, लाइक पहले स्टेप में एक न्यूट्रॉन ने सिर्फ एक एटम को एक्सप्लोड किया था, अब उस एक एटम की वजह से 3 न्यूट्रॉन बने, उन्होंने 3 को करा। अब उसी तरह से यहाँ पर 9 बने, अब ये जाके 9 को करेंगे, फिर इस तरह से 3 टाइम्स वो बढ़ता जाएगा, फिर 27 होंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे बच्चे। तो ये क्या हो रहा है कि इट इज़ बिकमिंग लाइक अ चेन रिएक्शन। हर एक फिजन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो जितने रिलीज हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कई फिजन्स में 2 रिलीज होते हैं, तो कईयों में 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं यूजुअली, ठीक है। और वो जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो फिजन को आगे बढ़ा सकते हैं, दैट मीन्स वो एक चेन रिएक्शन बना सकते हैं। बट अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि एक न्यूट्रॉन ने एटम फोड़ा, उसमें से सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन निकले, फिर उसने एटम फोड़ा, एक ही न्यूट्रॉन निकले, तो मतलब हर स्टेप में एक न्यूट्रॉन निकल रहा है और एक एटम ही एक्सप्लोड हो रहा है। तो मतलब एनर्जी एक एटम को एक्सप्लोड करने में जो एनर्जी निकलती है सिर्फ वही निकल रही है। यहाँ क्या हो रहा था, 1 से 3 से फिर आगे 9 हो गए थे, फिर 9 से 27 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स जो एक्सप्लोड हो रही है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है वो भी बढ़ती जा रही है। बट अगर हम लोग इसको कंट्रोल कर लें और एक से एक ही बनवाएं, तो क्या हो जाएगा बच्चे, एक स्टेडी एनर्जी आउटपुट आएगा, एक कॉन्स्टेंट एनर्जी हमारे पास में निकलेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपको। बट अगर ऐसा हो जाए कि एक न्यूट्रॉन, जैसे हमने 4 न्यूट्रॉन मारे, 4 एटम एक्सप्लोड हुए, बट निकले सिर्फ 2 ही न्यूट्रॉन, फिर हमने एक्सप्लोड करवाया तो सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन निकला। तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स घटते जा रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स घटेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी जो एक्सप्लोड हो रहे हैं वो भी घटेंगे। नंबर ऑफ एटम्स जो एक्सप्लोड हो रहे हैं वो घटेंगे तो एनर्जी रिलीज भी कम होगी। तो 3 तरह से हो सकता है ये, 1 इज की कांस्टेंट रहे, 1 इज की इंक्रीज होता रहे, 1 इज की डिक्रीज होता रहे। और ये डिसाइड करने वाला कौन है, के क्या होता है, के होता है कि फ्यूचर जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन्स बने और प्रीवियस जनरेशन में कितने थे। जैसे यहाँ पर देखो कि 3:1 अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बन गए, 9:3, तो इट इज गोइंग टू बी 3:1, है ना। प्रीवियस जनरेशन में 1 थे, नेक्स्ट जनरेशन में 3 थे, राइट। तो के क्या हो जाएगा, 3/1। अब यहाँ देखो, इस जनरेशन को देखो और इससे पिछली वाली जनरेशन को देखो। इस जनरेशन में कितने थे, 9 थे, इसमें कितने थे, 3 थे। 9/3 क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो 3:1 रेशियो हो जाएगी। ऑलराइट, यस।
क्या आप ये बात जानते हैं कि स्लो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा फिजन करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो आके निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, वो एक्सप्लोजन नहीं कर पाएंगे। के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। नंबर ऑफ दी फिजन प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब गिवन जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उतनी फिजन होगी, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द फिजन बाय प्रीसीडिंग जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब पिछली जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन्स है, जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उतनी फिजन होगी। एंड इस के को हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोल देते हैं। ये के 1 है कांस्टेंट एनर्जी, के 1 से छोटा है एनर्जी डिक्रीज होगी, बड़ा है तो एनर्जी इंक्रीज होगी। ये बातें तो मैंने आपको ऑलरेडी सारी की सारी पढ़ा दी हुई हैं। यहाँ पर आप न्यूक्लियर रिएक्टर को देख पा रहे हैं बच्चे। यहाँ पर बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या करते हैं, फिजन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हम करवाते हैं फिजन, ठीक है, और उस फिजन के प्रोसेस में एज आई टोल्ड यू बहुत एनर्जी रिलीज होती है एंड वो एनर्जी जो है वो इवेंचुअली हीट की फॉर्म में जाती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, एनर्जी पहले रिलीज होती है, पहले एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है एंड इवेंचुअली वो एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो यहाँ पर सराउंडिंग वाटर में जाएगी। ये साइड में मैंने पर्पल कलर से क्या रिप्रेजेंट करा है, ये है बच्चे वाटर। तो ये जितनी भी हीट होगी ये इस पानी में जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब ये पानी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, गरम गरम हो जाएगा, और इतना गरम हो जाएगा कि ये वॉलेटाइल हो जाएगा, वो यहाँ पर स्टीम की फॉर्म में जाने लगेगा। अब जब ये यहाँ पर जाएगा 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 जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब ये इसके थ्रू पास करेगा, ये पाइप के थ्रू ये पास करेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोल्ड वाटर है, चिल्ड वाटर है, तो वो सारी की सारी हीट जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगी इस वाटर से, है ना। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो सारी की सारी हीट जो है वो यहाँ से इधर फ्लो कर जाएगी। और अब ये पानी तो ठंडा हो जाएगा, और ये पानी वापस से ठंडा हो गया, अब ये दोबारा से इसी कंटेनर में वापस आ जाएगा, फिर गर्म होगा, फिर यहाँ पे घूम के जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ठंडा, फिर वापस, फिर ठंडा, फिर वापस, गर्म ठंडा वापस, गर्म ठंडा वापस, है ना। यहाँ गर्म हो रहा है, फिर वो जा रहा है, ठंडा हो रहा है, फिर वापस आ रहा है। मैम इसका पर्पस क्या है, इस पानी में वाटर को पास करने का पर्पस क्या है। ये गर्म पानी इधर जाएगा, ये भी इतना गर्म हो जाएगा कि ये भी वॉलेटाइल होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये यहाँ से पास करता हुआ इस कंटेनर के अंदर जाएगा। इस कंटेनर में हमने लगा रखा है टरबाइन, एंड फिर ये जब ये सारी की सारी हीट जो है टरबाइन के पास चली जाएगी, तो ये जो वाटर है, दिस हॉट वाटर जो कि अब ठंडा हो चुका है क्योंकि उसने सारी की सारी हीट इस टरबाइन को दे दी है, और उस हीट एनर्जी की वजह से अब ये टरबाइन घूम रहा है, तो ये पानी भी ठंडा हो गया, ये पानी इधर वापस आ गया। तो ये पानी इधर गर्म हो रहा है, इधर से ठंडा हो गया वापस जा रहा है, तो सारी एनर्जी कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। ये गर्म हो गया, ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ आके ठंडा हो रहा है, फिर वापस आ गया। मैम इस टरबाइन को घुमाने का क्या फ़ायदा है। अच्छा चलो देखो, जब ये टरबाइन घूमेगा स्टूडेंट्स, तो ये जो कॉइल के साथ में कनेक्टेड होता है, एक्चुअली मैंने आज शो नहीं करा, ये कॉइल के साथ में कनेक्टेड होता है, तो ये कॉइल भी घूमेगी। आप लोगों ने अगर एसी जनरेटर पढ़ा हुआ है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपने एसी जनरेटर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप बस वो ईएमआई का पार्ट है, बस आप इतनी बात समझो कि जब ये टरबाइन घूमता है ना तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, क्यों बनती है, बेटा आप एसी जनरेटर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि जब ये टरबाइन घूमेगा, कॉइल के घूमने से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। आई होप आप वो एसी जनरेटर पढ़ के इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आएगा। अब देखो बच्चे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ पर दो लाइट न्यूक्लियर एक बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं। तो आपका सवाल ये हो सकता है, जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना है, कि मैम आप कभी तो फिजन करवा के स्टेबल कर रहे हैं, कभी फ्यूजन करवा के स्टेबल कर रहे हैं, चक्कर क्या है, कहानी क्या है। तो बेटा जो बहुत बड़े न्यूक्लियस होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, जो बहुत छोटे न्यूक्लियस होते हैं जिनका मास नंबर 30 से कम है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है उनको पता होगा कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बोल रही हूँ। जो जिनका मास नंबर 30 से कम होता है वो फ्यूज करके स्टेबल होते हैं, और जिनका मास नंबर, मैंने ग्राफ भी बनवाया था, जिनका मास नंबर 170 से ज़्यादा होता है वो फिजन करके स्टेबल होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्यूजन की। तो फ्यूजन कैसे होती है, पहले तो बेटा क्या होता है कि अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल दो प्रोटॉन्स को इकट्ठा लाना है, इट्स नॉट रियली पॉसिबल वो फ्यूजन करवाने के लिए, बिकॉज देखो
पहले तो प्रोटॉन्स काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होंगे, एंड जब वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। न्यूक्लियर फोर्स तो तब लगना स्टार्ट होगा जब वो काफ़ी ज़्यादा पास आ गए होंगे इन द ऑर्डर ऑफ फर्मीमीटर। तो तब तक हमें उसको पास लाना होगा खुद का एफर्ट लगा के। तो हम अपना खुद का एफर्ट कैसे लगाएंगे? तो फ्यूजन हम कैसे करवाते हैं? यूजुअली क्या करते हैं, सिस्टम को बहुत ज़्यादा हीट अप कर देते हैं। तो हीट एनर्जी की मदद से वो पार्टिकल्स को पास पास में लाया जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स को इनफ एनर्जी दे दी जाती है ताकि वो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम कर सके और वो पास पास आ सके। उसको उतने पॉइंट तक पास लाया जाता है जब तक न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट ना हो जाए। जब न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद से फिर हीट एनर्जी का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। एनर्जी की ज़रूरत पास लाने के लिए सिर्फ तब तक है जब तक हम खुद प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ तब तक है जब तक न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा है। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिपल्सिव जब हम दो प्रोटॉन्स की बात करते हैं। और एक न्यूक्लियस के अंदर तो दो प्रोटॉन्स होते हैं ना इकट्ठे, तो हाउ आर दे टुगेदर? दे आर टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हम उसको उतना पास कैसे लाते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए? बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ये हम कैसे पॉसिबल करते हैं? तो दिस फ्यूजन इज बेसिकली अचीव्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ताकि पार्टिकल्स के पास में इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाए कि वो अपने रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर लें। तो अगर वो हीट की मदद से हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्यूज हो जाने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम उसको बोलेंगे थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब वो एक बारी फ्यूज हो जाते हैं, अब फ्यूज होने का मतलब नहीं एक दूसरे के बीच में घुस गए, मतलब वो 0.8 फर्मीमीटर के डिस्टेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि 0.8 फर्मीमीटर के बाद में फिर से रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। तो 0.8 फर्मीमीटर पे मैक्सिमम न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है, इससे पास वो नहीं जाते हैं, बस मैक्सिमम फोर्स पे वो रुक जाते हैं। अगर हम फिर भी जबरदस्ती पास लेके जाने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन से वो फिर से 0.8 फर्मीमीटर पे वापस आ जाएंगे। एंड सन एंड स्टार के अंदर ये फ्यूजन के प्रोसेस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, एंड वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो वहाँ पर ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है फ्यूजन। बट ये फ्यूजन यहाँ अर्थ पे करवाने के लिए हमें ना कंटेनर के अंदर टेम्परेचर चाहिए 10⁸ केल्विन, ताकि हम उन दो न्यूट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स को इतना पास तो कम से कम ला सके, प्रोटॉन्स स्पेशली, कि न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए। बट उसके लिए टेम्परेचर जो है वो हमें चाहिए होता है 10⁸ केल्विन, जो कि लिटरली इम्पॉसिबल है और इसको बनाना बहुत मुश्किल है। और अभी तक ऐसा कोई भी कंटेनर नहीं है जिसमें इतना टेम्परेचर जो है वो लाया जा सके। तो मैंने आपको फ्यूजन और फिजन पूरा पढ़ा दिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसे ऑलरेडी इसलिए लिख के लाई थी क्योंकि इसमें बहुत थ्योरी है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने आपको लिखा हुआ सब दिखाया, मेरे को इसको लिखने में 1 घंटा लगा है बच्चा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। कोई भी डाउट हो यू कैन फ्रीली आस्क मी, वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।